आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। साबिक वजीर मोहम्मद फरीदुद्दीन का इंतकाल हो गया। वो कुछ दिन से अलील थे। उनकी उम्र 64 बरस थी। हालिया दिनों वो TRS के रुकने काउंसिल की हैसियत से सुबुकदोश हुए थे। जनाब फरीदुद्दीन कांग्रेस दौर में वायस राजशेखर रेड्डी की काबीना में वजीर अखिलती बहबूद थे। वो गुज़िश्ता चंद दिनों से हैदराबाद के गच्चीबौली में वाक़ हॉस्पिटल में शरीक थे। मोहम्मद फरीदुद्दीन 2004 में हल्का जहीराबाद से मुंतखब हुए थे। उन्हें वायस राजशेखर रेड्डी की काबीना में वजीर अखिलती बहबूद बनाया गया था। इसके अलावा कुछ और वजारतें भी उन्होंने संभाली थी। तश्कील तेलंगाना के बाद उन्होंने TRS में शमूलियत इख्तियार की थी और MLC नामजद किए गए थे। फरीदुद्दीन के इंतकाल की खबर मिलने पर वजीर दाखिला महमूद अली, वजीर फाइनेंस हरीश राव और दीगर TRS कायदीन ने उनकी क़यामगाह पहुंचकर अफराद खानदान को पुरसा दिया। रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने बड़े ही रंजो गम का इजहार करते हुए कहा कि साबिक वजीर मोहम्मद फरीदुद्दीन एक बेहतरीन शख्स थे जिन्होंने अपने दौरे वजारत में बेहतरीन खिदमात अंजाम दिए। अलावा अजीम क़याम तेलंगाना के बाद उन्होंने TRS पार्टी के रुकने कानून साज काउंसिल की हैसियत से भी अपने खिदमात अंजाम देते हुए बेहतरीन नुमाइंदगी की। वज़ीर दाखिला महमूद अली ने कहा कि मोहम्मद फरीदुद्दीन की खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि TRS पार्टी ने एक उम्दा कायद को खोया है जिसका पार्टी के तमाम अरकान को बहुत दुख है। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि मोहम्मद फरीदुद्दीन की वफात से उन्हें काफ़ी तकलीफ हुई। अलबत्ता उन्होंने मरहूम की मग़फ़िरत के लिए दुआ करते हुए अफराद ख़ानदान के गम में बराबर के शरीक होने का जिक्र किया। कांग्रेस कायद व साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने भी मोहम्मद फरीदुद्दीन के इंतकाल पर गहरे रंज का इजहार किया। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि साल 2004 से 2009 तक वो दोनों काबिनी रफीक थे। उन्होंने कहा कि मोहम्मद फरीदुद्दीन एक बेहतरीन इंसान थे और उनके इंतकाल से उन्हें शख्सी तौर पर नुकसान पहुंचा है। मोहम्मद अली शब्बीर ने मोहम्मद फरीदुद्दीन के लिए दुआए मग़फ़िरत की और दुआ की कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। तेलंगाना की गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने मसरत का इजहार करते हुए कहा कि रियासत में कोरोना के पहले डोज की 100% टीका अंदाजी मुकम्मिल हो गई है, जबकि दूसरे डोज की 65% टीका अंदाजी का काम मुकम्मिल कर लिया गया। उन्होंने साथ ही अवाम से अपील की कि वो मुकर्ररा वक्त में ही दूसरा डोज लें। गवर्नर ने हेल्थ वर्कर्स को भी मुबारकबाद पेश की। उन्होंने अपील की कि टीका लेने के बावजूद भी लापरवाही ना करें। उन्होंने शहर हैदराबाद के चिंतल बस्ती के पब्लिक हेल्थ सेंटर का मायना किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने मास्क के इस्तेमाल की जरूरत पर भी जोर दिया और नए साल की तैयारी के सिलसिले में चौकसी का मशवरा दिया। उन्होंने डॉक्टर्स, आशा वर्कर्स, स्टाफ नर्सेस, हुकूमत,
महकमे सेहत, मकामी इंतजामिया और टीकों के सिलसिले में तमाम ओहदेदारों को मुबारकबाद पेश की। गवर्नर ने कहा कि आशा वर्कर्स घर घर जाकर टीके दे रहे हैं और मकामी इंतजामिया उनकी मदद कर रहा है। उन्होंने नए साल की तकारीब महफूज अंदाज में मनाने की ख्वाहिश की और कहा कि अवाम तकारीब के दौरान भी मास्क से गुरेज ना करें, समाजी फासले को बरकरार रखा जाए। उन्होंने मीडिया से अपील की कि वो अवाम में मजीद बेदारी पैदा करें। नहीं टक्कर लगी थी। टक्कर No, she's having some mass on the side for అందరికీ నమస్కారం. I'm very happy that Telangana completed the first dose 100% vaccination and 65% second dose vaccination. This successful completion of 100%, and I thank our Honorable Prime Minister for providing, and the central government for providing adequate doses. And apart from that, now we are very cautious about Omicron. And by research, they say Africa, why the new strain is formed? Because in Africa, even the health workers completed only 4% of vaccination. So I am very happy, and I want the states to be very safe. And during the celebrations, please don't avoid the mask. Please maintain social distancing and be careful. I wish all a very happy New Year, and I appeal to all our media friends to create more awareness among the people. Thank you so much. वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के.टी. रामाराव ने कहा कि हैदराबाद की भारत बायोटेक कंपनी के कोरोना के टीके कोवैक्सीन के बाद एक और टीका तेलंगाना की कंपनी बायोलॉजिकल ई की जानिब से तैयार किया जा रहा है। उन्होंने इस खुसूस में कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर महिमा दत्ता और उनकी टीम को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने इस खुसूस में किए गए ट्वीट में कहा कि बायोलॉजिकल ई का मकसद फरवरी 2022 से 100 मिलियन डोज की पैदावार है। इसी दौरान टीका तैयार करने वाली इस देसी कंपनी की जानिब से जारी करदा रिलीज में कहा गया कि इसको इसके टीके कोरबियोक्स के लिए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से मंजूरी हासिल हुई है। रिलीज में मजीद कहा गया कि कंपनी आलमी सतह पर 1 बिलियन इजाफी डोज की फराहमी का मंसूबा रखती है। कंपनी हुकूमत हिंद से किए गए वादे के मुताबिक 300 मिलियन डोज फराहम करने का निशाना भी रखती है। टेक्सास चिल्ड्रन हॉस्पिटल सेंटर फॉर वैक्सीन डेवलपमेंट और बायलर कॉलेज ऑफ मेडिसिन हॉस्टन टेक्सास के इश्तराक के जरिए टीका तैयार किया गया है। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर महिमा दत्ता ने कहा कि कई बरसों से मियारी टीकों की तैयारी के सिलसिले में काम किया जा रहा था ताकि दुनिया भर के खानदानों तक उनकी रसाई हो सके। अब नजर डालते हैं कोरोना से जुड़े आंकड़ों पर। पिछले 24 घंटों में रियासत भर में 38,023 अफराद के कोरोना के टेस्ट किए गए, जिसमें 235 मुस्बित पाए गए। इसी दौरान 204 अफराद ने कोरोना को मात दी, जबकि पिछले 24 घंटों में एक भी मौत कोरोना की वजह से दर्ज नहीं की गई। लेकिन रियासत भर में अब भी 3,490 अफराद का इलाज जारी है। नए साल की तकारीब मनाने तेलंगाना की आवाम को इजाजत देने रियासती हुकूमत के अहकाम को चैलेंज करते हुए हाई कोर्ट में एक दरखास्त दाखिल की गई। इस दरखास्त में इल्जाम लगाया गया कि हुकूमत ने नए साल की तकारीब पर आयत पाबंदियों को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि अहकाम की इजराई के जरिए रियासती हुकूमत ने वबाई कवानीन व डिजास्टर मैनेजमेंट की खिलाफ वर्जी की। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हुकूमत कोविड वायरस की नई शक्ल ओमिक्रॉन को फैलने से रोकने के लिए तवज्जो देने के बजाय एक तरफा काम कर रही है। उन्होंने रियासत में ओमिक्रॉन के
62 मामला सामने आने की बात कही। उन्होंने हाईकोर्ट पर जोर दिया कि रियासती हुकूमत के अहकाम को कलअदम करार दिया जाए और नए साल की तकारी पर पाबंदी आयद की जाए। मुल्क की सबसे बड़ी दूध तैयार करने वाली कंपनी अमूल इंडिया ने जुनूबी हिंद में अपने नए प्लांट के क़याम के लिए तेलंगाना का इंतखाब किया। इस सिलसिले में आज सबर डायरी लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर बाबू भाई पटेल और प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज जयेश रंजन ने एक माहिदे पर दस्तखत किए। इस मौके पर वजीर सनत व IT KT रामाराव ने कहा कि अमूल इंडिया के तेलंगाना में क़याम के बाद 500 अफराद को रास रोजगार फराहम होगा, जबकि अमूल पहले मरहले में 300 करोड़ रुपए और दूसरे मरहले में 200 करोड़ रुपए की सरमायाकारी करेगा। सबर डायरी लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर बाबू भाई M पटेल ने कहा कि तेलंगाना में कायम किया जाने वाला उनका ये यूनिट स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग मुल्क का सबसे बड़ा यूनिट होगा। वजीर एंडोमेंट इंदिरा करण रेड्डी ने निर्मल की महालक्ष्मी मंदिर के पास 3 करोड़ की लागत से तामीर किए जाने वाले डबल बेडरूम मकानात की भूमि पूजा की और संगे बुनियाद तकरीब में शिरकत करने के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर्स को हिदायत दी है कि आने वाले दशहरा दीपावली त्योहार जो अक्टूबर और नवंबर 2022 में मुनक्किद हैं, तब तक के डबल बेडरूम मकानात के तामीरी काम पाए तकमील कर लें ताकि अवामुन नास और महालक्ष्मी मंदिर के भक्तों को अंदरून एक साल डबल बेडरूम मकानात हासिल हो जाए। महालक्ष्मी माता महालक्ष्मी माता కేవల మంత్రి గారికి నిర్మల్లో ఒక ప్రతిష్టాత్మకమైనటువంటి దేవాలయం మహాలక్ష్మి అమ్మవారి యొక్క దేవాలయం కొత్తగా మనం పునఃప్రారంభించుకుంటున్నాము। ఇదివరకు ఉన్నటువంటి దేవాలయం శిథిలావస్థలో ఉండే మరి భక్తులేమో జిల్లా కేంద్రమైన తర్వాత దసరా పండుగ కానీ ఇతర పండుగలకు పెద్ద ఎత్తున ఇక్కడికి చిన్న సమూహం రావడం జరుగుతుంది। భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో వస్తారు। వచ్చినప్పుడు గుడి చిన్నగా అయిపోయింది। ఈ ప్రాంతం అంతా కూడా 2 BHK డబుల్ బెడ్రూమ్లతో దాదాపు ఒక 1500 ఇళ్ళు డబుల్ బెడ్రూమ్ అంటే ఒక 1500 కుటుంబాలంటే కనీసము ఒక 10,000 మంది నివాసం ఇక్కడ ఉంటారు। చుట్టుపక్కల గ్రామాలు అన్నిటి కూడా ఎంతో అనువైనటువంటిది ఉన్నది। ఇదంతా స్టోన్ ఆల్రెడీ ఆర్డర్ ఇచ్చినాము। మేము అంటున్నాం ఈగర్ ప్రభాకర్కి అదేవిధంగా మా జగన్ కాంట్రాక్టర్కి మేము చెప్తున్నది ఏంటంటే మాకు దసరా సెప్టెంబర్ అక్టోబర్లో ఉంటుంది, మాకు ఆగస్టు వరకు మాకు కంప్లీట్ ఇస్తామని 8 నెలల్లో మీరందరూ కూడా సహకరించండి। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि इख्तिदार के लिए भारतीय जनता पार्टी शराब, बीफ या किसी भी तरह की सहूलतें फराहम करने के लिए इक़दाम कर सकती है। आज दारुस्सलाम में मीडिया से बात करते हुए असदुद्दीन अवैसी ने मालेगांव धमाके, समझौता एक्सप्रेस धमाके, हैदराबाद बम धमाके, मक्का मस्जिद बम धमाके पर मरकजी हुकूमत को निशाना बनाते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत मुल्क में फिरका परस्ती को फरोग देने के लिए हर तरह की कोशिश कर रही है। देखिए, बाबरी मस्जिद की शहादत डेमोलिशन हुआ, एक कन्विक्शन नहीं हुआ, मोदी सरकार अपील नहीं करती। मक्का मस्जिद में बम ब्लास्ट हुआ, 7 लोग मारे गए, उसके खिलाफ अपील नहीं करती। समझौता ट्रेन ब्लास्ट हुआ, कौन क्या नहीं मालूम, अपील नहीं करते। तो ना बाबरी मस्जिद किसने शहीद किया वो नहीं मालूम, ना मक्का मस्जिद का ब्लास्ट किसने किया किसी को नहीं मालूम, समझौता ब्लास्ट किसने किया नहीं मालूम। मालेगांव में 2006 में खबरस्तान में बम ब्लास्ट हुआ, 48 लोगों की मौत हुई। 2008 में यहां पर बम ब्लास्ट हुआ मालेगांव में, दोबारा 8 लोगों की मौत हुई। अब ये तमाम विटनेस अगर हॉस्टाइल हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये केस खत्म हो जाएगा। फिर किसने किया मालेगांव 2006 किसमें किया, 48 लोग मर गए, उनकी फैमिली को कौन जवाब देगा। मालेगांव 2008 में 8 लोग मौत हुई, कौन किया। क्या साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के नाम पे वो मोटरसाइकिल है नहीं है। मुंबई में 92 के ब्लास्ट में एक मारुति वैन थी एक लेडी की, वो वैन के ऊपर उसको सजा हो गई, तो इस पर सजा नहीं हो सकती क्या। अब ये तो बताना पड़ेगा सरकार को, क्या ये सरकार मरने वालों जो मौतें हुई है उनको इंसाफ दिलाएगी नहीं दिलाएगी। आप तो खामोश बैठे हुए हैं, ये तो सरकार का काम है, सरकार तयखुन दे।
जो लोग मर गए मालेगांव में, जो लोग मरे हैदराबाद में, जो समझौता ब्लास्ट में मरे, उनको क्या मैसेज दिया जा रहा है? क्या मैसेज दिया जा रहा है उनको? प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए कि नोटबंदी के बाद भी इतना पैसा कैसा आया वहां पर? डिमोनेटाइजेशन के नाकाम हो गया प्रधानमंत्री जी। 500 गई, 2000 गई, क्या क्या बोले थे। अब ये भाई यहां तो माशाल्लाह खजाना निकल रहा है। 180 करोड़ हो गए, जिसमें 2000 की नोटें भी हैं। यूपी प्रदेश में ठोकदोर के बावजूद भी इतना पैसा निकल रहा है। डिमोनेटाइजेशन शुरू दिन से हम कहते नाकाम साबित है, नाकाम साबित होगा। इतना नोट आया वहां पर और ये पता चलाना चाहिए कि आखिर ये इतना पैसा है किसका, सरकार बता दे। इसकी खुशबू तो पूरे भारत में फैल रही है। देखिए, बाबरी मस्जिद की शहादत डेमोलिशन हो, तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर और रुकने पार्लियामेंट ए रेवंत रेड्डी ने फौरी तौर पर जियो 317 को मंसूख करने का मुतालबा किया, जो नए मकामी कैडर्स को अमले के अलॉटमेंट के लिए जारी किया गया था। आज चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को भेजे गए खुले मकतूब में रेवंत रेड्डी ने कहा कि जियो 317 की वजह से मुलाजिमीन और असातिज़ा काफ़ी परेशान हैं और इनकी पोस्टिंग को लेकर जो तातुल पैदा हुआ है उसे रहनुमा खुतूत में तरमीम करके ख़त्म किया जाए। उन्होंने कहा कि जियो 317 अपनी मौजूदा शक्ल में मुलाजिमीन और असातिज़ा के लिए बेहतरी से ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। उन्होंने कहा कि टीचर्स और मुलाजिमीन तंजीमों के नुमाइंदों से बातचीत के बाद नए गाइडलाइंस जारी किए जाएं। रेवंत रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर पर जोर दिया कि वो जियो 317 को फौरी मंसूख करें और मुलाजिमीन और असातिज़ा यूनियनों के साथ बातचीत के बाद नए गाइडलाइंस जारी करें। मजीद उन्होंने कहा कि एजेंसी के इलाकों में मुलाजिमीन के अलॉटमेंट और तबादले GOMS नंबर 3 के मुताबिक किए जाएं, इसलिए उनके मौजूदा ट्रांसफर्स भी GOMS नंबर 3 की बुनियाद पर ही किए जाएं। मुलाजिमीन के लिए रिहाइश को बुनियाद बनाया जाए। उन्होंने मुतालबा किया कि दूसरे अज़ा में ट्रांसफ़र किए गए मुलाजिमीन को असल ज़िले में वापस आने का मौका दिया जाए। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट बाबू राव ने आज राजभवन में गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन से मुलाकात करते हुए उन पर जोर दिया कि दस्तूर के 5वें शेड्यूल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम किए जाएं, जिसके ज़रिए रियासत और मुल्क के क़बाइलियों को खुसूसी हुकूक दिए जाते हैं। बादशाह मीडिया से बात करते हुए बीजेपी कायद ने कहा कि उन्होंने न सिर्फ 5वें शेड्यूल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गवर्नर पर जोर दिया, बल्कि उनसे कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से जियो 317 जारी किया गया, जिससे रियासत के क़बाइली मुलाजमीन से नाइंसाफ़ी हो रही है। उन्होंने कहा कि गवर्नर फर्ज इस शेड्यूल का तहफ़्फ़ुज़ है। रियासत के क़बाइलियों को इस जियो की इजराई के बाद कई मसाइल का सामना करना पड़ा है। इस जियो पर अमलावरी से रियासत के क़बाइली मुलाजिमीन मकामी दर्जे से महरूम हो जाएंगे। रियासत में बीजेपी को वोट देकर बरसरे इख्तिदार लाने पर 75 रुपये में शराब फराहम करने आंध्र प्रदेश बीजेपी के सदर वीरा सोमराजू के वादे पर TRS के कारगुजार सदर KT रामाराव ने तंजिया रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए ट्वीट किया, वाह क्या स्कीम है। मंगल को विजयवाड़ा में जलसे आम से खिताब करते हुए वीरा सोमराजू ने कहा था कि अगर रियासत की आमदनी में बेहतरी पैदा होगी तो हुकूमत मजीद कीमत कम करते हुए 50 रुपये कर देगी। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि वाह क्या स्कीम है, आंध्र प्रदेश बीजेपी निचली सतह पर गिर गई है। वीर राजू ने तकरीर के दौरान रिमार्क किया था कि 1 करोड़ आवाम जो शराब पीते हैं उनको चाहिए कि वो 2024 में बीजेपी को वोट दें और 75 रुपये में सस्ती शराब हासिल करें। अगर आमदनी बेहतर होगी तो 50 रुपये में शराब दी जाएगी। KTR ने कहा कि क्या 50 रुपये में सस्ती शराब फराहम करना बीजेपी की कौमी पॉलिसी है या फिर उन रियासतों में जहां मायूसी ज्यादा है वहां के लिए उसकी पेशकश है। इसी दौरान तेलंगाना YSR कांग्रेस की सरबराह शर्मिला ने भी इस मामले में ट्वीट किया। భారతీయ జనతా పార్టీకి అధికారంలో 1 కోటి మంది తాగుతున్నారు, 1 కోటి ఓట్లు వేయండి, మీకు 75 రూపాయలకే చీప్ లిక్కర్ ఇస్తాం. ఇంకా కూడా రెవెన్యూ బాగుంటే మీకు 50 రూపాయలకి. భారతీయ జనతా పార్టీకి అధికారంలో 1 కోటి మంది తాగుతున్నారు, 1 కోటి ఓట్లు వేయండి, మీకు 75 రూపాయలకే చీప్ లిక్కర్ ఇస్తాం. ఇంకా కూడా రెవెన్యూ బాగుంటే మీకు 50 రూపాయలకి. భారతీయ
कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीबी आनंद ने आज सुबह पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन का अचानक मुआयना किया और पुलिस स्टेशन की कारकर्दगी का मुआयना किया। कमिश्नर पुलिस ने सकबालिया के डेस्क, सीसी कैमराओं, कंट्रोल रूम का मुआयना किया और वहां के रिकॉर्ड्स का जायजा लिया। बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस पुलिस स्टेशन को मरकजी हुकूमत ने 2017 में मुल्क के दूसरे बेहतरीन पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया था। उन्होंने कहा कि अहम शख्सियात, मामूल के बंदोबस्त और ज्यादा मुकदमात के बावजूद इस पुलिस स्टेशन में यूआई के ज़ेर इल्तवा मुकदमात काफ़ी कम है। 175 मुकदमात की तहकीकात मुकम्मल की जानी बाकी है। उन्होंने पुलिस स्टेशन में आने वालों के लिए सहूलतों की बरकरारी पर मसरत का इजहार किया। పంజగుట్ట పోలీస్ స్టేషన్ ని ఆకస్మికంగా విజిట్ చేయడం జరిగింది. సర్ప్రైజ్ విజిట్ గా వచ్చి ఇక్కడ పనితీరు, పోలీస్ స్టేషన్ లో ఉన్న పరిస్థితుల్ని డీసీపీ, జాయింట్ సిపి వెస్ట్ జోన్ శ్రీనివాస్, ఏసీపీ, ఎస్హెచ్ఓ అందరినీ కలిసి రివ్యూ చేశాను. పంజగుట్ట పోలీస్ స్టేషన్ మన హైదరాబాద్ సిటీలోనే అతి పెద్ద పోలీస్ స్టేషన్గా మేము భావిస్తాము. దాదాపు 600 కేసులు ప్రతి సంవత్సరం ఇక్కడ రిపోర్ట్ అవుతాయి. అయితే ఇక్కడ బందోబస్తు కూడా ఎక్కువ ఉండడంతో ఇక్కడ ఉన్న ఆఫీసర్స్, ఇన్స్పెక్టర్ కానివ్వండి, సెక్టర్ ఎస్ఐస్ కానివ్వండి, ఇక్కడ ఉన్న సిబ్బంది పైన చాలా పని భారం ఎక్కువగా ఉంటుంది. అయినా యూఐ కేస్ పెండెన్సీ చూస్తే చాలా లిమిట్లో ఉంది. ఓన్లీ 175 కేసెస్ అండర్ ఇన్వెస్టిగేషన్లో ఉన్నాయి. ఎన్బిడబ్ల్యూస్ కూడా కేవలం 45 పెండింగ్లో ఉన్నాయి. పోలీస్ స్టేషన్ పరిసరాలు చూస్తే ఇది 2017లో దేశంలోనే సెకండ్ బెస్ట్ మోడల్ పోలీస్ స్టేషన్గా దీన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం గుర్తించింది. ప్రతి ఫ్లోర్ పైన అన్ని ఫెసిలిటీస్ పబ్లిక్ కోసం ఉన్నాయి. सिंगरेनी कॉलरीज कंपनी लिमिटेड ने तेलंगाना की तश्कील के बाद 16,051 मुलाजिमतें फराहम की हैं। तेलंगाना को रियासत का दर्जा मिलने के बाद मुलाजिमतों के नोटिफिकेशन की जराई करने वाली सिंगरेनी पहली कंपनी थी। 16,051 में से 12,553 मुलाजिमतें वर्कर्स की मौत पर उनके कानूनी विरसा को फराहम की गई, जबकि 3,498 मुलाजिमतें मुख्तलिफ तकर्रुरात के जरिए फराहम की गई। 58 नोटिफिकेशन की इजराई के जरिए 3,498 मुलाजिमतें फराहम की गई। कंपनी के सदनशीन और मैनेजिंग डायरेक्टर श्रीधर ने कहा कि कोयले की पैदावार में सिंगरेनी न सिर्फ आगे है बल्कि उसके जरिए मुनाफा भी हो रहा है और नौजवानों को मुलाजिमतें भी फराहम की जा रही हैं। अहल अफराद के तकर्रुर के मकसद से कंपनी ने मामूल के मुताबिक मुलाजिमतों की इजराई और तकर्रुरात शुरू किए हैं। कंप्यूटर पर मबनी इम्तिहानात के जरिए बगैर किसी मुदाखलत के तकर्रुरात अंजाम दिए गए। 35 जबरों बशमुल कांकनी सुपरवाइजर्स, फिटर्स, इलेक्ट्रीशियंस, मैकेनिकल सुपरवाइजर्स, वेल्डर्स, मोल्डर्स और दीगर जबरों की मुलाजिमतें फराहम की गई। तेलंगाना की तश्कील के बाद तमाम महाजों पर यह कंपनी पेशरफ्त कर रही है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की हिदायत के बाद इंतजामिया मखलूआ जायदादों को पुर करने का काम कर रही है। शहर हैदराबाद में डबल डेकर बसें चलाने का मंसूबे का साबिक में ऐलान किया गया था, लेकिन डबल डेकर बसों की कीमतों में बेतहाशा इजाफे के सबब कॉरपोरेशन की जानिब से उन बसों को खरीदने के बजाय किराए पर हासिल करने के मंसूबे की तलाश मिली है। बावसूख ज़राए के मुताबिक कंपनियों की जानिब से डबल डेकर फी बस की खरीदी पर उसकी कीमत तकरीबन 70 लाख रुपए हो रही है और इतनी ज्यादा कीमत देकर बसें खरीदना फिलवक्त कॉरपोरेशन के लिए मुश्किल है। इस वक्त कॉरपोरेशन में किराए पर बसें हासिल करने के रुझान में इजाफा देखा जा रहा है। अभी तक तकरीबन 3,000 किराए की बसें कॉरपोरेशन के ज़रिए इस्तेमाल है। मजीद 70 बसों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है।
इत्तलात मिली है कि डबल डेकर बसें भी किराए पर हासिल करने के मंसूबे पर गौर किया जा रहा है। शहर हैदराबाद में 2006 तक डबल डेकर बसें बाकायदा तौर पर चलाई जाती थी। भारी नुकसान के सबब उन बसों को सड़कों से हटा लिया गया, लेकिन चंद माह कबल एक शहरी ने डबल डेकर बसों की याद को ताज़ा करते हुए ट्वीट किया, जिस पर रियासती वजीर बल्दी नज़्म केटी रामाराव ने उस ट्वीट को वजीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार को टैग करते हुए यह ख्वाहिश जाहिर की थी कि दोबारा आरटीसी की जानिब से डबल डेकर चलाई जाए तो बेहतर होगा। वजीर ट्रांसपोर्ट ने इस पर मुस्बित रद्द-ए-अमल जाहिर किया था। इब्तिदा में तजुर्बाती तौर पर 20 बसें खरीदने का फैसला करते हुए उस वक्त आरटीसी की जानिब से टेंडर्स तलब किए गए और अशोक लीलैंड कंपनी का इंतखाब हुआ था। एक बस की कीमत कंपनी की जानिब से 70 लाख रुपए बताई गई। मौजूदा वक्त में कॉरपोरेशन की माली सूरत हाल इतनी मुस्तहकम नहीं है। मालूम हुआ है कि कॉरपोरेशन इस बात पर गौर कर रहा है कि आम बसें जिनकी तलब ज्यादा है, डबल डेकर के बजाय इन बसों को खरीदा जाए। साथ ही साथ डबल डेकर बसें किराए पर हासिल करने पर भी गौर करते हुए ये जिम्मेदारी अशोक लीलैंड कंपनी को सौंपने पर गौर किया जा रहा है। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर वीसी सजनान ने खातून कंडक्टर्स को रात 8 बजे तक ड्यूटी खत्म करके अपने डिपो पहुंचने के अहकाम जारी किए और कहा कि इन अहकाम पर फौरी अमल दरामद किया जाए। आरटीसी में तवील हड़ताल के बाद 1 दिसंबर 2019 को वज़ीर आला चंद्रशेखर राव के तमाम सतहों पर मुलाजिमीन के साथ मुनक़िदा इजलासों के दौरान कई खवातीन कंडक्टर्स ने शिकायत की थी कि ड्यूटी के औकात नामुनासिब हैं, जिस पर वज़ीर आला ने ओहदेदारों को हिदायत दी थी कि उन खातून कंडक्टर्स की ड्यूटी 8 बजे शब तक खत्म करने को यकीनी बनाएं और उन अहकाम पर अमल किया जाए। ड्यूटी औकात में तब्दीली के अहकामात इजलास के बाद 3 दिन बाद जारी किए गए थे। अगरचे के कुछ अरसे के लिए उन अहकामात पर मुनासिब अमल किया गया था, ताहम उसके बाद उन अहकाम को नजरअंदाज किया जाने लगा। ताहम सज्जनान ने हाल ही में कई खवातीन कंडक्टर्स की शिकायत के बाद ये अहकाम जारी किए। इन खवातीन ने शिकायत करते हुए कहा था कि उन्हें रात 8 बजे के बाद भी ड्यूटी करने पर मजबूर किया जा रहा है। शहर हैदराबाद में तेज रफ्तार चलाई जाने वाली गाड़ियों के मालिकीन पर भारी चालानात किए जाएंगे। ये जुर्माना खुदकार यानी ऑटोमेटिक तौर पर जारी किए जाएंगे। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हुदूद में 2 व्हीलर और 4 व्हीलर गाड़ियों की रफ्तार 40 किलोमीटर होने के साथ ही 1035 रुपए का चालान किया जाएगा। सड़कों पर लगाए गए ऑटोमेटिक कैमरों के जरिए उन गाड़ियों की निशानदही की जाएगी जिनकी रफ्तार 40 किलोमीटर से ज्यादा है। शहर के कुकटपल्ली, JNTU सर्कल, हाईटेक सिटी, क्रॉस रोड, जुबली हिल्स चेक पोस्ट, टैंक बंड और सुचित्रा जंक्शन जैसे इलाकों में ऐसी गाड़ियों पर ऑटोमेटिक कैमरों के जरिए नजर रखी जा रही है। सेंचुरियन टेस्ट का चौथा दिन एक बार फिर से टीम इंडिया के नाम रहा। साउथ अफ्रीका के सामने 305 रनों का टारगेट है, जिसके जवाब में अफ्रीकी टीम का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 94 रन है। कप्तान डीन एल्गर 52 रनों पर नॉट आउट है। 5वें दिन जहां विराट एंड कंपनी की नजरें 6 विकेट लेकर मैच जीतने पर रहेगी, तो मेजबान टीम का निशाना मैच को ड्रॉ कराना होगा। साउथ अफ्रीका अभी भी जीत से 211 रन दूर है। तेलंगाना के ज़िला हैदराबाद में खातून ने एम्बुलेंस की अदम दस्तियाबी के सबब अस्पताल को जाने के दौरान रास्ते में ही ऑटो में बच्चे को जन्म दिया। तफसीलात के मुताबिक जिले के कनकिया गासा गांव की हामिला खातून आतरम गंगा देवी को दर्द उठने लगा, जिसके साथ ही उसके रिश्तेदारों ने 108 एम्बुलेंस को तलब किया। ताहम एम्बुलेंस वक्त पर नहीं पहुंच सकी, जिसके साथ ही उस खातून के अरकान खानदान ने फैसला किया कि उसको ऑटो के जरिए अस्पताल पहुंचाया जाए। ताहम अस्पताल ले जाने के दौरान गंगा देवी ने रास्ते में ही ऑटो में बच्चे को जन्म दिया। बादजा माँ और नौज़ायदा को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया। शहर हैदराबाद के टैंगबंड इलाके में पेश आए सड़क हादसे में एक 3 साला लड़का हलाक हो गया, जबकि उसके वालिदैन शदीद जख्मी हो गए। यह हादसा चारशंबे की सुबह उस वक्त पेश आया जब कैब और प्राइवेट बस में टक्कर हो गई। इतलात के मुताबिक रायदुर्गम इलाके का खानदान कैब में सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन को जा रहा था कि उनकी गाड़ी का तसादुम टैंगबंड इलाके पर एक प्राइवेट बस से हो गया। इस हादसे में शदीद जख्मी 3 साला लड़की की मौके पर ही मौत हो गई। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने लड़की की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और इस सिलसिले में मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। शहर हैदराबाद के बंजारा इलाके में चारशंबे की सुबह एक खातून के गले से तलाई चेन छीनने की वारदात पेश आई। पुलिस के मुताबिक इस खातून की शिनाख्त कृष्णा वेनी के तौर पर की गई। वो सुबह में चहलकदमी के लिए निकली थी कि रहजन उसके करीब पहुंचा और इंतहाई तेज रफ्तारी के साथ उसके गले से 2 तोले की तलाई चेन छीनकर फरार होने में कामयाबी हासिल की। ये वाकया बंजारा हिल्स के इंदिरा नगर इलाके में पेश आया। खातून की शिकायत पर पुलिस ने इस खुसूस में एक मामला दर्ज किया और CCTV फुटेज की मदद से रहजन की तलाश शुरू कर दी।
नाजरीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।